1.9 crore viewers. अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं, और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बीजोपचार करें, फसलों को कीट रोगों से बचाएं। अच्छी वृद्धि और विकास के लिए बकरी के मेमनों की उचित देखभाल। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई का कार्य शुरू हो गया है। अक्सर किसान फसलों की बुआई आनन फानन में बीजों को बिना उपचार किए ही कर देते हैं, जिससे मिट्टी में रहने वाले कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी फसल से अच्छा उत्पादन लेना तो दूर, बल्कि किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करें। तो कैसे करें बीज उपचार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। नमस्कार किसान भाइयों, आज का अपना विषय है बीजोपचार। बीजोपचार की विधियां और उनका महत्व है। जैसे कि आप सब जानते हैं तो रबी की जो फसलें हैं उनमें कौन कौन सी जो फसलें हैं जिनमें बीजोपचार करना चाहिए, कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो बीज जनित है, उनका कैसे नियंत्रण किया जाए। किसान भाइयों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो जैसा बोवोगे वैसा ही काटोगे। इसलिए किसी भी फसल के बीज की बुआई से पहले बीज और उसके उपचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल से मिलने वाले उत्पादन में इसकी एक अहम भूमिका रहती है। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं गेहूं में और जौ में। गेहूं और जौ में जो लूसमट है, लूसमट जो बीमारी है वो बीज जनित बीमारी है। तो उसके नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम जो विधि है वो बीजोपचार है। तो बीजोपचार कैसे आपको बीजोपचार करना चाहिए उसकी विधि समझना बहुत ज़रूरी है। तो बीजोपचार हमेशा FIR जो विधि होती है उससे किया जाता है। यहाँ F का मतलब है फंजीसाइड, मतलब फफूंदनाशी। उसके बाद में हम करते हैं I का मतलब है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी। उसके बाद में कीटनाशी से करते हैं। और लास्ट में होता है जो R से मतलब है यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट या बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र है, उनसे हम जो बीजोपचार करके और फिर हम खेत में बिजाई करते हैं। अब जैसे ये FIR विधि है, अपने को समझना हो तो गेहूं में अगर बात करें तो ये जो लूसमट होता है, लूसमट बीज जनित बीमारी होने की वजह से इसके नियंत्रण के लिए हमेशा जो टेबुकोनाजोल 2% DS आता है 1 ग्राम को 1 किलोग्राम प्रति गेहूं के बीज हैं उनसे उपचारित करना चाहिए। उसके बाद में अगर गेहूं की बात करें तो दूसरी मुख्य जो समस्या आती है गेहूं में, जो कीड़ा है या कीट है, वो है दीमक। तो दीमक के नियंत्रण के लिए हमें फंजीसाइड के बाद में हमेशा जो इंसेक्टिसाइड है दीमक के नियंत्रण के लिए वो फिप्रोनिल 5% जो आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसका 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करना चाहिए। अंत में आता है जो बायो फर्टिलाइज़र हैं या बायो कंट्रोल एजेंट है। तो बायो फर्टिलाइज़र में हम गेहूं में है
जो एजिटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, पीएसबी है या एनपी की कंसोर्टिया है, उससे अपन बीजोपचार कर सकते हैं। तो ये गेहूं में एफआईआर की विधि है। इसी प्रकार आप अन्य फसलें हैं उनमें भी एफआईआर विधि का है वो प्रयोग कर सकते हैं। बीजोपचार का उद्देश्य न केवल बीज और मृदा जनित बीमारियों की रोकथाम करना है, बल्कि ये अंकुरण के बाद पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करता है, जिससे फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अगर अन्य जो रबी फसलों की बात करें तो सबसे गेहूं के बाद में जो अगर प्रमुख फसल आती है तो वो है सरसों। सरसों की जो फसल होती है उसमें एक सफ़ेद रोली नामक रोग आता है या सफ़ेद फफोला रोग भी बोलते हैं। ये रोग है, ये भी बीज जनित और भूमि जनित रोग है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए मेटालेक्जिल 35% जो आती है उसका 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से है वो उपचारित करना चाहिए। इसी प्रकार इंसेक्ट की अगर बात करें तो उसके बाद में इंसेक्टिसाइड काम में लेना चाहिए। तो उसके लिए जो पेंटेड बग आता है, पेंटेड बग के लिए इमिडाक्लोपिड उसका लगभग 2 से 3 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज है वो सरसों के उपचारित करके किसानों को है वो हमेशा बिजाई करनी चाहिए। बायो फर्टिलाइजर अगर आवश्यकता है तो आप बायो फर्टिलाइजर भी सरसों में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर अन्य रबी फसलों की बात करें तो चना है वो उसका भी प्रमुख स्थान है। चने में सबसे प्रमुख जो रोग आता है वो है विल्ट या उगटा जिसको बोलते हैं। ये जो रोग है वो भूमि जनित रोग है। तो इसके नियंत्रण के लिए, इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को हमेशा जो चने के बीज हैं उनको ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। अगर रासायनिक फफूंदनाशियों की बात करें तो कार्बेंडाजिम 50% जो है उसके 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करके ये जो चना है वो लगाना चाहिए। इसी प्रकार चना दलहनी फसल होने की वजह से आप इनमें जो बायो फर्टिलाइजर हैं इनका प्रयोग कर सकते हो। आप एक ये ध्यान रखें कि हमेशा बीजोपचार करने के पश्चात जो बीज है उनको हमेशा छांव में सुखाना चाहिए। धूप में है कभी भी बीजों को है वो नहीं सुखाना चाहिए। किसान भाइयों, बीजों के शोधन के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। उनमें सबसे प्रमुख है कि बीज शोधन के लिए जो दवा आपको बताई जाए उसकी उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। बीज शोधन का कार्य करते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहनें। इसके अलावा बीज शोधन के बाद बीजों को तुरंत बुआई हेतु प्रयोग में लाएं। इस तरह किसान भाइयों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि बीजों का उपचार करते हैं तो बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ने के साथ फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और आगे चलकर ऐसी फसल से उत्पादन भी अधिक मिलता है। बीजोपचार की विधियों की अगर बात करें तो बीजोपचार की विधियां हैं, जैसे सर्वप्रथम जो विधि होती है उसको सूखा उपचार बोलते हैं। सूखा उपचार में क्या है, जो बाजार में जितने भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या बायो कंट्रोल एजेंट आते हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं तो उनको अपन उनसे अगर उपचारित करते हैं तो उसको सूखा उपचार बोलते हैं। उसके लिए आप सीड ड्रेसिंग ड्रम आता है उससे आप उपचारित कर सकते हैं। मटके का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कई किसान हैं वो तिरपाल के ऊपर या अन्य जो कट्टे बोरियां होती हैं उनके ऊपर रख के भी हाथ से भी पाउडर को मिक्स करके सूखा उपचार करते हैं। दूसरा है फिर कंद उपचार। कंद उपचार में क्या होते हैं, जो फसलें होती हैं जिनके कंद लगते हैं तो उनके कंद को डुबो के है वो बीजोपचार किया जाता है। जैसे कंद में आलू आ गया, प्याज आ गए, अरबी है, हल्दी है, इनका है वो कंद उपचार होता है। ऐसे ही है फिर जो पौधशाला है, पौध उपचार। तो जो जिन सब्जियों या फसलों की पौध लगती है उनका पौध का भी उपचार किया जाता है। जैसे टमाटर है, मिर्च है या जिनकी सीडलिंग लगती है उन फसलों का की जो जड़ें होती है उनका फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का घोल बना के 30 सेकंड से 1 मिनट तक उनकी जड़ों को डुबो के उपचारित करके है वो खेत में लगाया जाता है, जिससे भूमि जनित, बीज जनित जो जितनी भी बीमारियां हैं उनका प्रभावी तरीके से नियंत्रण है वो किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई कृषि के साथ साथ बकरी पालन भी करते हैं, लेकिन वे बकरियों के मेमनों के प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक वृद्धि तो प्रभावित होती ही है, इसके साथ ही कुछ मेमनों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए मेमनों की उचित देखभाल कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार गौर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों के मेमनों की देखभाल और देखभाल के साथ साथ उनमें होने वाले रोग और उनके रोगों की रोकथाम कैसे करें, इस पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। अक्सर यह देखने में आता है कि हमारे कुछ बकरी पालक भाई बकरियों के नवजात मेमनों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जन्म के कुछ दिन बाद ही बकरी के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु दर को कम करने के लिए बकरी पालक क्या करें, आइए जानते हैं। जैसे ही बच्चा बाहर निकलने को होता है तो धीरे धीरे हमें निगरानी रखते हुए जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, लेने के पश्चात हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि उस बच्चे के जितने भी खुले द्वार होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें नसका द्वार, उसमें से श्लेष्मा झिल्ली को अलग करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया है तो सबसे पहले वह श्वसन क्रिया सबसे पहले प्रारंभ कर सके, तभी उसको जीवन प्राप्त होता है। फिर वह करने के पश्चात आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, उसके जो गुदा द्वार है उन सभी जगह से उसको हमको पहुंच लेना चाहिए अच्छे से। और बकरी स्वयं भी जो होती है अपने बच्चे को पास में जब रहती है तो चाटती है। चाटने से क्या होगा कि बच्चे का जो शरीर है वह पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा, किसी तरह की नमी नहीं रहेगी। उसके पश्चात हमें उनके जो खुर होते हैं उन खुरों को हल्के हाथ से तोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से खड़े होने का प्रयास कर सके और वो खड़ा हो सके। पहला हमें जो उसकी नाभिनाल होती है, इसको जो है हमें 4 घंटे के अंदर स्टेरिलाइज जो कैंची होती है उसके माध्यम से उसको 2 सेंटीमीटर के करीब जो है काट दें। साथ में उसको धागे से जो वो कि टिंचर आयोडीन में डिप किया हुआ हो उससे उसको बांध दें नाभिनाल को, और एक सीसी में थोड़ा टिंचर आयोडीन या भर के रख लें और दिन में 3 बार उस नाभिनाल में उसको डुबाना जरूरी है, डुबकी देना जरूरी है। इस तरह से हम करेंगे तो नाभिनाल से जो पाचन तंत्र की जो बीमारियां बच्चों में होती हैं वो किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किसान भाइयों, बकरियों के नवजात बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। अगर हम सावधानी रखेंगे, शरीर के तापमान के अनुसार दूध या खीस को पिलाएंगे तो दस्त रोग पर नियंत्रण काफी हद तक किया जा सकता है। शरीर भार का एक 10वां हिस्सा, मान लीजिए किसी बकरी के बच्चे का वजन 2 किलोग्राम है, तो हमको उसको क्या है कि एक 10वां हिस्सा जो है 4 बार में बच्चे को पिलाना होगा। यानी आप सुबह जैसे पिलाएंगे 6-7 बजे के आसपास,
फिर उसके बाद जो है 6 घंटे के बाद पिलाना है आपको। 11-12 बजे के आसपास पिला दीजिए, फिर 4-5 बजे पिला दीजिए, फिर रात्रिकालीन समय में पिला दीजिए। इस तरह से हम विभिन्न भागों में खीस को, या खीस जो होती प्रथम 5 दिवस तक पिलाना जरूरी होता है। प्रथम 5 दिवस के पश्चात जो है, खीस के पश्चात दूध अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। प्रथम माह में जो है हमें दूध 24 घंटे में 4 बार पिलाना है। शरीर बाहर का 1/10वां हिस्सा, उसको 4 हिस्से में बांट दें। दूसरे माह में जो है हम उसकी आवृत्ति कम कर देते हैं, मतलब दिन में 3 बार, 24 घंटे में 3 बार उसी दूध को पिलाना है। और तीसरे महीने में दिन में 2 बार दूध पिलाना है। 2 माह के पश्चात क्या होता है कि जो अमाशय होता है बकरी के बच्चों का, वह 4 भागों में विभक्त हो जाता है। और तभी रूमन के डेवलप होने के पश्चात बकरी के बच्चे में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, झाड़ पेड़ की पत्तियां जो हैं उनको डगालें लटका देते हैं, तो बच्चे वो पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके रूमन में क्रूड फाइबर को पचाने की क्षमता विकसित हो जाती है और धीरे धीरे वो हरे चारे के ऊपर निर्भर होना प्रारंभ कर देते। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बकरी पालन जो है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर आपके पास खेती है उसके साथ में भी ये फायदेमंद है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य के जिन किसानों ने गन्ने की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कुछ रोगों का प्रकोप होता है। यदि समय रहते गन्ने की फसल में रोगों का नियंत्रण नहीं किया गया तो किसान को अधिक नुकसान हो सकता है। तो किसान भाई, गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरबिंदर सिंह से। डिस्कस कर रहे हैं आज गन्ने की मुख्य बीमारियां और उनके लक्षण। तो जो सड़ती है लाल सड़न रोग, तो लाल सड़न रोग में आप देखेंगे जब खेत में जाते हैं आपको पता है कि लाल सड़न रोग में पहले तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। दूर से यदि पहचानने के लक्षण, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। पत्तियों पे बीच में से आपको भूरे रंग के या लाल भूरे रंग के आपको पत्तियों पे आपको धब्बे दिखाई देंगे और बीच में गन्ना, पूरा आपका गन्ना बिल्कुल पिचक जाएगा और गन्ने का अंदर से यदि आप गन्ने को फाड़ते हो तो उसमें से आपको लाल रंग दिखाई देगा। और यदि उसको आप सूंघते हैं तो उसमें जैसे अपने एल्कोहलिक स्मेल, मतलब जो शराब में जो स्मेल आती है वैसी आपको स्मेल दिखाई देगी और आगे ये बीमारी काफ़ी फार्मर्स को नुकसान करती है। गन्ना वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उगाई जाने वाली लंबी अवधि की फसल है जो वर्ष भर या उससे भी अधिक समय तक खेत में खड़ी रहती है।
इस दौरान फसल जमाव, बढ़वार और विस्तार आदि अवस्थाओं से गुजरकर परिपक्वता की स्थिति में पहुंचती है। इन अवस्थाओं से गुजरते समय फसल अनेक प्रकार की व्याधियों द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः गन्ने की फसल में रोगों द्वारा गन्ने की उपज में 18 से 31% तक की हानि देखी गई है, परंतु रोगों की महामारी की दशा में संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। रोगों द्वारा की गई हानि से किसान और मिल मालिक दोनों ही प्रभावित होते हैं और किसान को अधिक हानि होती है। जो इसका जो बचाव के लक्षण है इस बीमारी के, हालांकि स्टैंडिंग क्रॉप में इससे बचाव के ज़्यादा आप उपाय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गन्ने के आपको पता है कि बड़ी फसल है और गन्ने में स्प्रे करना इतना आसान नहीं है और उसका रिजल्ट भी कम आता है। तो सबसे पहले जब मेन तो यह है कि आपको बिजाई के टाइम में इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको जो भी आप गन्ने की जो बीज लेते हो, मतलब जो सेट लेते हो बिजाई के लिए, वो बिल्कुल भी रोग रहित होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे खेत से लेनी चाहिए जिस खेत में लाल सड़न रोग ना हो। दूसरा ये होता है कि उसको आप सेट जो लेते हो उसको आप ट्रीट करो, मोस्ट एयर ट्रीटमेंट, जो आर्द्र गर्म हवा है उससे आप ट्रीट करो 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए करो, तो तब बीमारी के सारे जो फंगस हैं उसके स्पोर है वो खत्म हो जाएंगे और वो बीमारी आपको खेत में आपको कम से कम मिलेगी। जिस खेत में ये बीमारी ज़्यादा है उस खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी दूसरे खेत में भी फैल जाएगी। कभी भी जो गन्ने वाली जो इस बीमारी जिस खेत में ज़्यादा बीमारी है उस खेत में जो रटून क्रॉप होती है वो रटून क्रॉप कभी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये बीमारी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको किसान भाइयों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो इससे आपको तभी बचाव आप कर सकते हो। जैसे दूसरी जो मेन बीमारी पहले हम जो सोचते थे, एक बीमारी आती थी जैसे हम पहले कभी कभी दिखाई देती थी, तो आप ये फोटो में आप देख रहे हो थोड़े लक्षण हैं, तो इसको हम पोका बोइंग बोलते हैं। तो पोका बोइंग को पहले हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि माइनर सी इसको बीमारी समझते थे, बट अभी जो किसान भाइयों के जैसी कंप्लेंट आ रही हैं और कुछ वैरायटियाँ इसकी ससेप्टिबल वैरायटियों में बीमारी बहुत ही ज़्यादा आने लगी है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अब फार्मर को इसकी बीमारी से नुकसान होने लगा है। और जिसका शुरू में आपको जो भी बीमारी दिखाती है तो ऐसे आपको कर्लिंग और ट्विस्टिंग आपको लीफ पे दिखाई देगा। बाद में आप देखोगे पत्ते आपस में ऐसे गुथ जाएंगे, अब इसकी ट्विस्टिंग हो जाती है पत्तों के ऐसे आपस में। ये इस बीमारी को पहचानने के इनिशियल लक्षण है। उसके बाद क्या होता है कि एक टॉप रोट स्टेज आती है जिसमें ऊपर से गन्ना आपको ऐसे लगेगा जैसे ऊपर से गन्ना गल गया है, और एक कट नाइफ स्टेज है, बिल्कुल कट नाइफ स्टेज पे आपको बिल्कुल कट सा दिखाई देगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा खेत में ये बीमारी धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाती है। पोका बोइंग रोग ये एक फफूंदी जनित रोग है जो प्यूजेरियम मोनलीफर्मी द्वारा फैलता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में अगोले की पत्तियों पर सफेद धब्बे पड़ते हैं, जहां से पत्ती सड़कर नीचे गिर जाती है। संक्रमण की तीव्रता अधिक होने पर अगोले की सारी पत्तियां मुड़कर सूखकर गिर जाती हैं। गन्ने का ऊपरी भाग ठूंठ की भांति दिखाई देता है। पत्तियों के सड़कर नीचे गिर जाने से पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। इससे किसान को हानि का सामना करना पड़ता है। बट किसान भाइयों की ये सलाह दी जाती है, यदि बीमारी आपके खेत में दिखाई दे तो उस टाइम पे आपको जैसे 0.2% कार्बनडाजिम का आप स्प्रे आप खेत में कर सकते हैं, 0.25% मैनकोजेब या डाइथेनाम 45 का आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इस बीमारी से आप बचाव कर सकते हैं। एक विल्ट की बीमारी आती है जिसको हम सोका जैसे जनरल किसानों की भाषा में कहते हैं भाई सोका लग गया। सोका लगना भी क्या होता है कि जैसे उसमें क्या होता है कि आपको पत्ते शुरू में पत्ते पीले पड़ेंगे, ऊपर से पत्ते सूख जाएंगे। जैसे ये गन्ना है, गन्ना बीच में से बिल्कुल खाली हो जाएगा, थोथा हो जाएगा। इसमें जो सोका लगेगा इसमें कभी भी आपको जो एल्कोहलिक जो शराब जैसी स्मेल है वो उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और गन्ना बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा। इस बीमारी में क्योंकि वो बीमारी जमीन से स्टार्ट होती है तो आपको वही एक तो सेट ट्रीटमेंट अच्छे से करना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप जैसे सेट ट्रीटमेंट क्या है, इसमें ट्राइकोडर्मा का आप यूज़ कर सकते हो। नीम कर्नल पाउडर है उसको 1.5 क्विंटल के हिसाब से उसमें आप वो भी आप यूज़ कर सकते हो, तो इस बीमारी में बचाव कर सकते हो। और क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फसल कम से कम 3 साल का 2 से 3 साल का फसल चक्र जरूर अपनाएं जिस खेत में आपकी जो लाल सड़न है या सोका लग जाता है, विल्ट की बीमारी, इनमें आपको ये जरूर अपनाना चाहिए। और जो हेल्दी सीड आपको लेना है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये 3-4 बातें आपको जो इसमें भी आपको ध्यान।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिमनपुरा, जिला जयपुर के कृषक मालीराम यादव ने। यह सब्जियों में आने वाली पौधगलन बीमारी से बचाव के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मालीराम यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से संकर सब्जियों की खेती अभी बहुतायत मात्रा में हो रही है और उसका बीज चूँकि काफ़ी महंगा मिलता है, अगर ठीक ढंग से उसका नर्सरी प्रबंधन न किया जाए तो किसानों को काफ़ी क्षति होती है। पौधगलन यह पौधशाला की बहुत गंभीर बीमारी है। इससे पौधे अंकुरण से पहले और बाद में भी मर जाते हैं। यह रोग मौसम की अनुकूलता, अधिक ठंड, जल भराव और अधिक नमी के कारण होता है। रोग से त्रस्त पौधों की जड़ें गलने लगती हैं। रोग बढ़ने पर पौधे नष्ट हो जाते हैं। आमतौर पर यह रोग नर्सरी में या छोटे पौधों में होते हैं। तो जमीन से 6 इंच ऊपर 1 मीटर चौड़ा नर्सरी का बेड बनाते हैं और उसमें जो है हम लोग 3 इंची की दूरी पे एक एक बीज गिराते हैं। तो वैसे जहाँ पर भी नर्सरी हैं वहाँ पर कोशिश करें कि अगला जो फसल है वो आप जो है वहाँ पर नर्सरी का जो मिट्टी है उसको उपचार करके ही वहाँ पर व्यवहार करें। अगर जब भी कभी जो है वहाँ पर गलन समस्या देखते हैं तो बाज़ार में एक फोसेटाइल एली AI करके जो है दवा है उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसको ड्रेंच कर सकते हैं, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसको ड्रेंच कर सकते हैं। तो नर्सरी में जो पौध गलन का समस्या है उस समस्या से किसान भाई जो है अपनी फसल को बचा सकते हैं। रोकथाम के लिए बिजाई से पहले बीज का 2.5 ग्राम एमिसान या कैप्टान या थीराम दवाई प्रति किलो बीज में मिलाकर करें। नर्सरी की सिंचाई कैप्टान 0.2% घोल से करें। जल प्रबंधन उत्तम रखें। क्योंकि यह बीज काफ़ी महंगा और कीमती होता है तो इसलिए जो है किसान बंधु अगर ठीक ढंग से अगर नर्सरी का प्रबंधन कर लें तो निश्चित रूप से आने वाला फसल भी उनका बेहतर होगा और अच्छा उत्पादन भी वो प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।